नाउ चिल्ड्रन, अब हम आते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो बच्चों एक बार फटाफट सुन लेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम और क्या बोलते हैं। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल means the resources which cannot be renewed again and again, and they are not easily available in nature. That's why they are called non renewable resources, and these resources can only be get by using human activities. One has to be exhausted. Without getting exhausted, the activities cannot be done to get these type of resources. Okay, so children, I think you have understood it very well. So examples are what? Sunlight, coal, petroleum, diesel and other petroleum products. So all these are called non-renewable resources, right? तो हम बच्चों आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बाद फॉसिल फ्यूल्स। तो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर अगेन व्हाट? डेड एंड डिकम्पोज्ड organisms, whether they are plants or animals or sea organisms. Okay, all they died and settled at the bottom of the earth crust. Okay, so and these dead and decomposed part of organisms converted into fossil fuels by high pressure and temperature. Okay, बच्चों फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये बनते हैं डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रोबियल लाइफ भी हो सकती है, और छोटे छोटे क्या है सी के प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये सब जब डेड होके डिकम्पोज हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, और उनके बाद ऊपर लेयर बाय लेयर सॉइल की फॉर्म होती चली जाती है, और ऊपर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब क्रिएट होता है तो वो सॉइल की लेयर्स क्या हो जाती हैं? कॉम्प्रेस हो जाती हैं, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, और उन सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये फॉसिल फ्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पर ये सोर्सेस बन जाते हैं। ओके, आप देखो जैसे आप एक बार पढ़ भी लो कि ये होते क्या हैं। The dead and decomposed remains of plants and animals which got buried under the earth crust embedded in sedimentary rocks are called fossil fuels. यानी कि वही क्या? डेड डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ मतलब जो अवशेष हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स मर के दब जाते हैं ज़मीन की नीचे क्रस्ट में, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स में दब जाते हैं, और क्या हो जाता है? उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और एग्जाम्पल हैं कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है ना, एटसेट्रा। ऑल दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आपको पता चल गए। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ कोल। अब कोल क्या होता है? इट इज़ formed by the decomposition and slow compression of plant bodies of large forest that existed 300 million years ago. 300 साल पहले, है ना, यानी कि बहुत साल पहले ये क्या है? सारे प्लांट रिमेन्स, जितने भी प्लांट रिमेन्स, बड़े बड़े फॉरेस्ट क्या है? डेड होके ज़मीन के अंदर
दफन हो गए। और वही जब ऊपर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हुआ और वही सॉइल किस में, रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, और वो रॉक्स में क्या है, ये सेडिमेंट हो गए, जम गए, यानी कि उसमें ट्रैप हो गए। तो वो सोर्सेस जो प्लांट से बने हैं, फॉरेस्ट बने हुए हैं, उनको बोलते हैं कोल। ओके, तो कोल बनने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको फॉर्म होने में, फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। अब हाई प्रेशर टेम्परेचर पर अभी हमने बताया आपको कि पूरे डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट, धीरे से कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। ठीक है, जमते जाते हैं, जमते जाते हैं, जमते जाते हैं। जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट है और या प्लांट्स हैं, सब नीचे दब गए और वो बन गए कोल में। धीरे धीरे उनका कार्बोनाइजेशन हो जाता है और कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, अब देखो कोल बन गया। आर एज coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal। अब आपको पता है जो कोल होता है वो पूरा काला होता है, यानी कि कोयला बोलते हैं। कोयला मीन्स कार्बन होता है, और कार्बन, ये जो कार्बन के फॉर्म में क्या कोयला बन गया है, उसी स्लो प्रोसेस को, कोल बनने की स्लो प्रोसेस को ही, या आप कह सकते हो कार्बन बनने की स्लो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो, एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोल इज processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। अब ऐसा तो नहीं कि फॉसिल फ्यूल हमको कोल और पेट्रोलियम केवल मिल गया, अब उसको क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं। रिफाइंड करने के बाद में उसमें जो और होता है, मिक्स्ड होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। यही हाल इस कोल का है, कार्बोनाइजेशन हो गया। अब कोल में बाकी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। ठीक है, अब ये कोक क्या होता है, देखो, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। समझ में आ गया, पोरस टफ मतलब हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, रफ टफ होता है। ठीक है, नाम सुना है आपने। पोरस मतलब पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस, कोक भी ब्लैक होता है जस्ट लाइक कोल। ठीक है, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। लगभग ये प्योर फॉर्म कार्बन का आप बोल सकते हो होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इस कोक को यूज किया जाता है। अब इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। बहुत ये स्टील को बनाने में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इसको कोक को यूज किया जाता है। ठीक है, कोल तार क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैक, ये भी ब्लैक है, कोल भी ब्लैक है, कोक भी ब्लैक है, सब ब्लैक है। ठीक है, क्यों, कार्बोनाइजेशन से सब बने हैं, और ये हैं क्या, सब कोल के प्रोडक्ट। ओके, अब देखो, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार है ना, जब बर्न करते हैं, रोड बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए आग से मेल्ट करना पड़ता है, और उसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत गंदी होती है। ठीक है, तो अनप्लीजेंट होती है हमारे लिए, हमको पसंद नहीं है। अब देखो,
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। जो कोल तार है उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स हैं, लगभग 200 सब्सटेंसेस। ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज। अब जो प्रोडक्ट होते हैं कोल तार को यूज़ करके, ठीक है, कोल तार के यूजेस होते हैं बहुत सारे, वो आप देख लो। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, तो बनाने के लिए इस कोल तार को स्टार्टिंग मटेरियल की तरह से यूज किया जाता है, यानी कि सबसे पहले इसको ऐड किया जाता है, ठीक है, स्टार्टर की तरह। अब देखो, यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स। तो इन सब में यूज होता है, एवरीडे लाइफ में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। एक्सप्लोसिव्स क्या होते हैं? जो ब्लास्ट करते हैं, जैसे बम वगैरह बनाने में, है ना, पटाखे बनाने में, क्रैकर्स बनाने में। तो ये सारी चीज़ों में ये एक्सप्लोसिव्स, इनको बोलते हैं कोल तार, यूज किया जाता है। और परफ्यूम बनाने में भी, ठीक है, पेंटिंग में यूज किया जाता है, पेंट कर देते हैं। आपने देखा कई स्टोरे को देख लो, बिल्डिंग को पीछे से पेंट कर देते हैं, काला काला पेंट, ठीक है, तो पेंटिंग में यूज किया जाता है ताकि वो पानी वहाँ पे ठहरे ना, पूरा वहाँ से फिसल जाए बरसात हो तो। अब देखो, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, एवरीडे लाइफ हो गया, यूज्ड इन फोटोग्राफिक मटेरियल्स। अब फोटोग्राफी में कुछ करते होंगे भाई, हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल में भी इसका यूज होता है, किसका? कोल तार का। रूफिंग मटेरियल्स, रूफ वगैरह बनाने में यूज होता है, छत वत, ठीक है। और नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल, दूर भगाते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स हैं, वो भी कोल तार से बनती हैं। जो कुनैन की गोली जिसको हम बोलते हैं, वाइट सी गोलियां होती हैं, और अपने कपड़ों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए उनमें कबर्ड्स वगैरह में, अलमीरा में डाल देते हैं कपड़ों के साथ में, तो उसमें इंसेक्ट कीड़े नहीं अटैक करते हैं, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल्स भी कोल तार से बनता है, जिसको यूज किया जाता है। मॉथ and other insects are also obtained from कोल तार। अब ये जितने भी हैं नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह, है ना, ये यूज की जाती हैं मौत को, इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, दूर भगाने के लिए। और ये सब नेफ्थलीन बॉल कहाँ से ऑब्टेन होती है? कोल तार से, ठीक है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. रोड्स को बनाने के लिए, ठीक है, आजकल क्या यूज किया जाता है? बिटुमिन। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, और कोल तार की जब क्राइसिस हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसके प्लेस पे बिटुमिन को यूज कर लिया जाता है। ओके, अब चलते हैं कोल गैस। व्हाट इज कोल गैस? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। प्रोसेसिंग किसकी होती है? कोक को पाने के लिए, और उसी समय ये कोल गैस फॉर्म होती है, राइट। फिर समझा दें क्या? ओके, जो कोल गैस जो पाई जाती है प्रोसेसिंग से, कोल गैस की प्रोसेसिंग से कोक मिलता है, और उसी समय क्या ऑब्टेन होती है? ये कोल गैस। ओके, अब इसका यूज क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का मतलब पेड़ नहीं होता है, प्लांट्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर कोल के सोर्सेस होते हैं,
वहीं पे इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है ना। और उनको वहाँ पे सेट कर देंगे तो वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग आसानी हो जाती है। ओके, अब देखो, कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810. 1810 में पहली बार लंदन में ये कोल गैस को लाइटिंग पर्पस से यूज किया गया था, स्ट्रीट लाइट के लिए, ठीक है। और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में इसको यूज किया गया था। न्यूयॉर्क और लंदन में लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस के लिए इस कोल गैस को यूज किया था। अब देखो, नाउअडेज इन इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट, यानी कि अब लाइट की बजाय इसको हीट के सोर्स के तौर पे इसको यूज करते हैं कोल गैस को, ठीक है। इससे कोल गैस से क्या ऑब्टेन करते हैं? हीट एनर्जी। ओके, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।